चलिए शुरू करते हैं हम कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण। इसका अपना पहला लेक्चर है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, अम्ल क्या होता है, अम्ल की परिभाषा। तो अम्ल क्या होता है, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये आपने कई पुरानी क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा कि है ना, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और वो क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अब यदि आपको पता नहीं है लिटमस पत्र क्या कहलाता है, तो इसी लेक्चर में अपन आगे इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो अभी ये याद कर लीजिए कि नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल। कौन, अम्ल कर देता है। क्लियर ना, समझ में आया आपको। अब इसके बाद इसके अलावा ये दूसरी स्टैंडर्ड परिभाषा है। ये पहले तो अपन ये पढ़ते थे, लेकिन अब अपन बड़ी क्लास में आ गए हैं ना, तो अपन और उस अच्छी परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या है इसमें, वह पदार्थ जिनमें H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है। देखो आयन आप जानते हैं, आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धन आयन एक ऋण आयन। तो इसमें जो अम्ल होते हैं ना, क्या होते हैं, जो अम्ल होते हैं उसमें H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है। अब ये सांद्रता पद क्या कहलाता है, आपने तो पहली बार सुना होगा, अगर थोड़ा सा जानकारी ना हो तो। बाकी सुना है तो अच्छी बात है, और आप जानते हैं तो और अच्छी बात है। सांद्रता से मतलब रहता है कि उस पदार्थ में उसकी मात्रा, माने जैसे मान लो ये जल है, एक पात्र में जल रखा हुआ है, तो मान लीजिए इसमें नींबू का रस डाला, मान लो नींबू का रस डाला, तो अगर नींबू की रस की मात्रा इस पानी में ज्यादा है तो अपन कहेंगे नींबू की सांद्रता यानी नींबू की सांद्रता इस पानी जल में या विलयन में अधिक होगी। यानी मात्रा सीधे डिपेंड करता है, सांद्रता यानी मात्रा। यानी नींबू का रस जो है, नींबू का रस है अपना, उसको अगर अधिक मात्रा में डाल लो तो अपन कहेंगे नींबू की सांद्रता अधिक है, और अगर उसको थोड़ी मात्रा में हो तो ये बोलेंगे नींबू की सांद्रता कम है, माने नींबू के रस की। इसी प्रकार अम्ल जो होता है उसमें H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है, यानी उसमें H+ आयन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो अपन अगर कोई बोले कि अम्ल क्या कहलाता है, तो बोल लेना कि वह पदार्थ जिसमें H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है अम्ल कहलाता है। ये ठीक है ना, क्लियर। और ये भी परिभाषा है। और इसका अगर हम अम्ल का उदाहरण देखें तो अम्ल के उदाहरण क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है इसका सूत्र, H2SO4, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, फिर उसके बाद और नाइट्रिक अम्ल HNO3 HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। क्लियर ना। तो ये कई अम्ल के उदाहरण हो गए अपने, और है ना आपको पता चल गया इनकी अम्ल की क्या परिभाषा है। देखो इस जो पहला अपना लेक्चर है, देखो किसी भी चैप्टर का पहला लेक्चर जो रहता है वो ओनली क्या रहता है, बेसिक पार्ट रहता है कि है ना उसमें क्या पढ़ना है अपन को, पूरे पार्ट में उसकी परिभाषाएं थोड़ी पढ़ेंगे अपन, और पूरा ये बेसिक रहता है कि पूरा जो पार्ट में अपन को पढ़ना है ना, उसमें जो छोटे छोटे चीजें यूज होंगी ना उनको अपन बेसिक पार्ट में करेंगे। तो लेक्चर 1 में आपने थंबनेल में देखा होगा क्या लिखा है, कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण, और उसमें क्या लिखा है नीचे, परिचय। क्या लिखा है, परिचय। परिचय यानी अपन इस पार्ट का परिचय लेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे, भैया क्या क्या होता है, क्या। जैसे अपन कोई मिलते हैं ना पहली बार, तो उनसे ये डायरेक्ट तो पूछ नहीं लेते, हंसी मजाक तो करने नहीं लगते, अपन पहले उससे पूछे भैया आपका नाम क्या है, ये वगैरह, माने उसका इंट्रोडक्शन ले लेते कि वो कैसा है, कौन है, कहाँ रहता है। इसी प्रकार इस चैप्टर में आप देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना, तो उसी के बारे में अपन जानकारी लेंगे, और अगले लेक्चर से अपन इसके अंदर के पार्ट के कई है ना जो कॉन्सेप्ट होंगे, मेन टॉपिक होंगे, उनको समझेंगे, क्रियाएं समझेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़े। अब अम्ल समझ में आया आपको। अब अपन पढ़ेंगे क्या, क्षारक या क्षार। क्षार क्षारक अपन है ना ये पढ़ेंगे। तो क्या कहलाता है, वह पदार्थ जो स्वाद में कसैले होते हैं यानी कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। देखो जो अम्ल था वो नीले को लाल कर रहा था, और देखो अम्ल जो होता है, अम्ल होता है वो नीले को लाल करता है, नीले को क्या करते हैं, लाल करते हैं। और जबकि जो क्षार होता है ना वो क्या करता है, लाल को नीला करता है। तो आप अगर एक याद कर लेंगे इन दोनों में से तो उसके अपोजिट होते हैं। जैसे अम्ल नीले को लाल कर रहा तो ये याद कर लिया, तो क्षार क्या करेगा, लाल को नीला करेगा। माने इसमें अम्ल में नीले से लाल हो रहा, तो क्षार में इसका उल्टा होगा, लाल से नीला होगा, ठीक है ना। तो ये याद हो गया, तो दूसरा अपोजिट रहता। तो ये क्षार के साथ, क्षार जो स्वाद में कड़वे होते हैं
और क्या है लिटमस, कौन सा लिटमस को, लाल लिटमस को क्या कर देते नीले। अब देखो ये जो स्वाद वाला है ना, ये अपन को छोटी 8वीं तक की क्लास में पढ़ा दिया कि भैया खट्टे होते हैं ये, लेकिन अब देखो कई क्षार है ना, अपन अगर करना हो अपन को कि भैया ये क्षार है, अम्ल माने परीक्षण करना हो तो अपन टेस्ट करके नहीं कर सकते। जो कई क्षार होते हैं ना बहुत बहुत विषैले भी होते हैं, तो उससे जान भी जा सकती है। तो इसलिए ये सिर्फ अपन ने बता दिया कि स्वाद में, इसे पहले छोटे क्लास में बताने के लिए बता दिया कि भैया कसैले होते हैं और अम्ल खट्टे होते, कई इतने खट्टे होते कि आपके दांत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए अपन को ये कहना पड़ता है कि अभी ये नॉर्मल परिभाषा थी। अब लेकिन जो स्टैंडर्ड परिभाषा है वो है ये, यानी वह पदार्थ जिनमें OH माइनस आयन की सांद्रता अधिक होती, यानी वह पदार्थ जैसे मान लो, चलिए अच्छा पात्र क्या हो रहा है, चलिए देखो यहाँ अच्छे पात्र बनाया, देखो तो इसमें अगर कोई विलयन है तो इस विलयन में अगर OH आयन सबसे ज्यादा हो, OH आयन ज्यादा हो यानी मात्रा ज्यादा हो, OH आयन की मात्रा कैसी हो, ज्यादा हो यानी अधिक हो, तो क्या क्या पदार्थ कहलाएगा, वो क्षार। और अम्ल कब होगा, जब जिस पात्र में H प्लस आयन अधिक हो, माने H प्लस आयन की मात्रा अधिक हो यानी उसकी सांद्रता क्या हो, अधिक हो। क्लियर ना, सांद्रता अधिक हो, और इसमें OH आयन की सांद्रता क्या हो, ये अधिक हो। क्लियर ना, समझ में आया। तो अम्ल, क्षार अम्ल कहलाता है जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता अधिक हो, और क्षार कहलाता है वह पदार्थ जिसमें OH माइनस आयन की सांद्रता अधिक हो। सांद्रता आपको समझ में आया ना, उस पदार्थ में, उस विलयन में, उस कोई भी वस्तु डाल रहे हैं जिसको अपन को पता करना उसकी मात्रा, अगर OH माइनस आयन की मात्रा अधिक है ना यानी वो क्षार है, और H प्लस आयन की मात्रा अधिक है यानी उसकी सांद्रता अधिक है यानी वो है अम्ल। क्लियर ना, तो सांद्रता कहलाता है उसकी मात्रा, और ये आयन जो बात की गई है कि OH माइनस आयन की सांद्रता देखो यानी OH माइनस आयन की मात्रा ज्यादा हो तो वो क्षार, और H प्लस आयन की सांद्रता देखो यानी H प्लस आयन की मात्रा ज्यादा हो तो वो अम्ल। बस सिंपल। तो क्षार अम्ल बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक चीज याद कर लो कि अम्ल में H प्लस आयन और क्षार में OH माइनस आयन। क्लियर, समझ में आया कि अम्ल क्या कहलाता, क्षार क्या कहलाता। अब आगे बढ़े। अब देखते हैं अपन सूचक के बारे में। क्वेश्चन में, अपने पेपर में, क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर 2 नंबर का कि सूचक क्या कहलाता है। तो अपन चलिए पढ़ते हैं। वह पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करता है अम्ल क्षारक सूचक या सूचक कहलाता है। क्लियर, माने सूचक क्या है, देखो सूचक से नाम ही से समझ में आ रहा है। सूचक, सूचक यानी सूचना देना, सूचक आना यानी सूचना, सूचना यानी इंफॉर्मेशन। समझ रहे हो, इंफॉर्मेशन, सॉरी यहाँ लिखो इंफॉर्मेशन। समझ रहे हो आप, इंफॉर्मेशन यानी सूचना। अपन दे ना इंफॉर्मेशन है ना, दे रहे हैं कि ये ऐसा है माने उसके बारे में बता रहे हैं। सूचना माने ये बताता है। सूचक क्या कहलाता है, वह पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करता है। यानी सूचक क्या कहलाता है, सीधी बात ये है, मान लो ये 2 पात्र रखे और उसमें कोई विलयन भरा हुआ है, तो अब ये पता करना है कि कौन से पात्र में अम्ल भरा हुआ है और कौन से पात्र में क्षार भरा हुआ है। तो जो पदार्थ है ना इसको बताएगा, मान जिस पदार्थ के कारण, माने जो पदार्थ है उसके टेस्ट करने, माने जो पदार्थ अपन यूज कर रहे हैं पता करने के लिए कि इसमें क्या है, उस पदार्थ को क्या कहेंगे सूचक। ये जो जैसे कोई भी यंत्र का उपयोग कर रहे हैं मान लो, तो उसको अपन यंत्र का नहीं करते हालांकि, लेकिन माने ये बता रहे आपके लिए कि है ना कोई भी पदार्थ, वह पदार्थ जो विलयन में किसकी उपस्थिति का बोध कराए, माने सूचित करे कि वो अम्ल है या क्षार। मतलब क्या कहना चाहते हम कि वह कोई भी पदार्थ जो किसी विलयन में ये बता दे कि ये अम्ल है या ये बता दे कि वो क्षार है, तो वो क्या कहलाता है, सूचक। माने जिसके कारण अपन को पता चल रहा है कि ये अम्ल है या क्षार है, उसे अपन क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। अब सूचक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक सूचक और एक संश्लेषित सूचक। तो प्राकृतिक सूचक क्या है, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जीरानियम। क्लियर। और संश्लेषित सूचक क्या है, मेथल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन आदि। ठीक है ना, क्लियर आई आपको समझ में। अब ये प्राकृतिक सूचक माने जो प्रकृति में प्राप्त, आपने देखा होगा यदि आप देखो यदि आपने देखा हो कि यदि किसी, मान लो ये रखा है क्या, अपन देख ले हल्दी का घोल, क्या है, हल्दी का घोल, ठीक है ना। अब इसमें यदि आपने साबुन का पानी मिलाया, किसका पानी मिलाया, साबुन का पानी मिलाया, ये आप घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हल्दी लो, पानी में मिलाओ,
ठीक है ना। और उसमें अगर साबुन का पानी डालो, पहले हल्दी मिलाओगे पानी में तो किस रंग की होगी, पीले रंग की होगी। कौन से रंग की, पीले की। लेकिन अगर इसमें जैसे ही साबुन का पानी मिलाओ ना, तो वो किस रंग में परिवर्तित हो जाती है, लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है। यानी हल्दी देखो सूचना दे रही है क्या, कि भैया हमारा रंग परिवर्तन हो गया, यानी कुछ गड़बड़ है। और उस रंग परिवर्तन के आधार पर अपन समझ जाते हैं कि भैया कुछ मिलाया गया है, यानी ये क्षार मिलाया गया है। तो ये बता देता है कि वो माध्यम कैसा है, अम्लीय या क्षारीय। क्लियर। तो है ना, सब ये है कि सूचक वह कहलाता है जो ये जानकारी दे दे, आपको सूचित कर दे कि वो जो विलयन दिया गया है वो अम्ल है या क्षार है। और ये कई सूचक के प्रकार हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि है ना, अम्ल माने सूचक की परिभाषा क्या है, प्राकृतिक सूचक के उदाहरण और संश्लेषित सूचक के उदाहरण। क्लियर। आगे बढ़े। अब अपन बात करते हैं गंधीय सूचक के बारे में। ये भी क्वेश्चन आता है कई पेपरों में। तो देखते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, अर्थात परिवर्तित हो जाती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। मतलब मान लीजिए एक कमरा ये है, एक कमरा ये है। क्लियर। यदि मान लीजिए यहाँ अम्ल रखा हुआ है, या फिर पात्र मान लीजिए, जैसे मान लो अभी कमरे मान रहे, कमरे वाला उदाहरण देखें, तो एक कमरा ये है। मान लीजिए यहाँ सेंट कोई परफ्यूम, माने अपन जैसे ना क्या करते, कूलर चला रहे दोनों में, तो उसमें कूलर का इत्र आता है। मान लीजिए इसमें अपन ने चंदन फ्लेवर का, चंदन है ना जो रहता है ना, कुछ की खुशबू आ रही है इसमें, कूलर से निकाल रही, अपन ने वो लगा दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद है ना, इसमें मान लो गुलाब, ठीक है ना। तो यहाँ जाओगे तो किसकी खुशबू आएगी, चंदन की आएगी, क्योंकि कूलर में किसका सेंट लगा हुआ है, चंदन का। और यहाँ कूलर में किसका लगा है, गुलाब का सेंट, तो यहाँ गुलाब की खुशबू आएगी। तो दोनों की खुशबू अलग अलग होगी। तो अपन यहाँ जाएंगे तो अपन को चंदन की प्राप्त होगी, और यहाँ जाएंगे तो गुलाब की प्राप्त होगी। इसी प्रकार जब कोई पदार्थ है ना अम्लीय माध्यम में जाता है तो उसकी गंध अलग रहती, और यदि क्षारीय माध्यम में जाता है तो उसकी गंध अलग रहती। तो पता चल जाता है, माने जैसे क्या है, चलो परिभाषा पढ़ो फिर अपने आप समझ में आएगा। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती। मानी जो गंध है ना अम्लीय माध्यम में, माने गंध यानी क्या, स्मेल जो होती है, तो उसमें क्या होता है, जो जैसे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती। कोई गंध यहाँ गई तो उसने अपनी गंध बदल ली, ये तो पता चल जाए। अगर जिस प्रकार की गंध बदली तो ये बता देंगे ये अम्लीय है। और अगर है ना क्षारीय माध्यम में गई तो भी गंध बदल दी, तो और गंध के आधार पर बता देंगे कि अपन ये क्षारीय है। माने ये होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपनी गंध बदल देते, किसके कारण, यदि अम्लीय माध्यम में पहुंच जाएंगे तो कुछ और गंध देंगे, और अगर क्षारीय माध्यम में पहुंच जाएंगे तो कुछ और गंध देंगे। तो ये पता चल जाएगा कि भैया यहाँ माध्यम बदला है। अब उससे अपन है ना फिर उसके बाद पता कर लेंगे वो कि ये अम्लीय है कि क्षारीय माध्यम है। तो मतलब सीधी बात ये है, ये अपनी एक गंध है, ये इस कमरे में गई तो इसमें दूसरी गंध हो गई, और यही गंध यदि इस दूसरे कमरे गई तो ये दूसरी प्रकार की। मान लीजिए ये गंध में बदल गई ए में, और ये गंध बदल गई बी में। अब ए का परीक्षण करके बता देंगे कि माध्यम कौन सा था, जिस प्रकार की गंध आई उसके हिसाब से बता देंगे कि इसमें माध्यम कौन सा था, अम्लीय या क्षारीय। यहाँ गई गंध तो ये बदल गई गंध, माने उसका गंध बदल गई उस पदार्थ की, तो वो कैसा हुआ, पता चल गया कि गंधीय माने जो माध्यम है वो अम्लीय है या क्षारीय है। मतलब सिंपल बात ये है कि कुछ ऐसे पदार्थ जो अपना गंध बदल ले, माने उसकी है ना जो क्या कहते हैं, जो स्मेल है वो बदल जाए। माने यहाँ माने अम्लीय माध्यम में गई तो कुछ और आ गई, क्षारीय माध्यम में गई कुछ और आ गई, तो यही क्या कहलाता है, गंधीय सूचक। वो पदार्थ क्या कहलाता है, वो अपनी गंध के द्वारा बता देता है कि यहाँ अम्लीय है या क्षारीय है। समझ रहे बात को। सिंपल बात यही है कि जो एक पदार्थ है, मान लीजिए वो किसी स्थान पर गया तो उसमें माध्यम अगर अम्लीय होगा तो वो माने और दूसरी माने अपनी गंध बदल लेगा, और इसी प्रकार क्षारीय माध्यम में गया तो गंध बदल लेगा। तो गंध बदल रहा है तो इससे पता चल जाएगा कि ये माध्यम चेंज हो रहा है। तो अगर अम्लीय माध्यम में कुछ और गंध आएगी और क्षारीय माध्यम में कुछ और गंध आएगी, तो इससे ये बता देंगे कि वो पदार्थ कैसा है, गंधीय सूचक है, क्योंकि वो अपना गंध बदल लेता है, और गंध का परीक्षण करके बता देंगे कि भैया अम्लीय माध्यम है कि क्षारीय। क्लियर ना। आगे बढ़े। अब अपन बात करते हैं लिटमस की। तो लिटमस क्या है, देखो अब आ गए ना, जो वहां आप कह रहे थे नीले को लाल कर देते, लाल को नीला। तो लिटमस क्या है आपको देखते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है, माने प्रकृति में पाया जाता है। देखिए लिटमस विलयन बैंगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो ठेला फाइटा समूह के लिए
लिचेन पौधे से निकाला जाता है। जो थैलापाइटा का समूह के लिचेन पौधा होता है ना, उससे ये प्राप्त किया जाए, माने पौधे से प्राप्त होता है, निकाला जाता है। प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग करते हैं। आप पता चल, अपन ने पढ़ लिया ना सूचक क्या कहलाते हैं, जो ये सूचित कर दे कि ये पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। मान लीजिए एक विलयन है, ये अपन ने नीला, मान लीजिए देखो अपन अम्ल की बात करें, पता करें कि अम्ल कैसे है। अपन ने एक नीला लिटमस पेपर लिया, क्या लिया, नीला लिटमस पेपर लिया, ये विलयन भरा हुआ है। उस नीले लिटमस पेपर विलयन को, नीले लिटमस को, चलिए लिख दें पहले, नीले लिटमस को अपन ने इसमें डुबोया। किस में डुबोया बताइए, किस में डुबोया, विलयन में डुबोया। तो ये नीला लिटमस किस में बदल गया, लाल में, यानी नीले से लाल में बदला। यानी अपन ये कह सकते हैं, ये किस में परिभाषा पड़ी थी, नीले से लाल कर देते अम्ल में। यानी ये जो विलयन है वो कैसा है, उसका माध्यम कैसा है, अम्लीय है। यदि अगर एक विलयन दोबारा अपन देखें, दोबारा एक विलयन भरा, उसमें लाल लिटमस डुबोया, और लाल लिटमस देखो, लाल लिटमस है ना डुबोया, तो किस में बदल गया, नीले में। और ये किस परिभाषा में, लाल से नीला, क्षार में। यानी ये जो विलयन है वो कैसा है, क्षारीय माध्यम का है। तो इससे पता चल जाता है कि ये क्या है। तो समझ में आया। तो लिटमस एक क्या होता है, बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलाफाइटा समूह के लिए लिचेन पौधे से निकाला जाता है। लिचेन पौधे से उससे बनाया जाता है, फिर उसको पत्र के रूप में बनाया जाता है। और अगर लाल लिटमस है और उसको अगर अपन ने क्या किया, एक विलयन में डाला और लाल से नीला हो गया, यानी नीला और लाल से नीला किस में होता, किस परिभाषा में पड़ा, लाल से नीला अपन ने क्षार में। तो ये विलयन कौन सा हो गया, क्षार कहलाया। पता चल गया ना कि देखो लिटमस क्या, एक सूचक है, सूचक यानी सूचित करे कि भाई ये क्षार है कि अम्ल है। तो अपन ने ये लिटमस डाला, ये लाल से नीला हो गया, और लाल से नीला परिभाषा किस में है बताइए, क्षार में है। तो इसलिए कह देंगे कि ये जो विलयन है वो क्षारीय है। और यदि अपन ये बात करें कि है ना जो अम्ल है, यदि पता करना है कि ये कौन सा विलयन है, माने अम्लीय है या क्षारीय, तो अपन ने नीला लिटमस लिया, उसको डुबोया, और नीला लाल में परिवर्तित हो गया। और नीले से लाल में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, किस परिभाषा में पड़ी, अम्ल में पड़ी। तो ये माध्यम माने जो विलयन है वो कैसा हो गया, अम्लीय हो गया। क्लियर ना, समझ में आया। सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें समझने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो अपन ने ये थोड़ा सा बेसिक इस चैप्टर का पढ़ा है इस लेक्चर में। अब अगले आने वाले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, अपन अब डिटेल से एक एक जो टॉपिक दिए गए हैं उसमें अपने एनसीईआरटी बुक में, उसको अच्छे से कवर करेंगे। इस लेक्चर में तो हमने थोड़ा सा बताया ही है आपको, कि परिचय दिया है थोड़ा सा कि क्या क्या पढ़ना है। अपन लिटमस की जानकारी ले ली, अपन ने अम्ल की जानकारी ले ली, क्षार की जानकारी ले ली, सूचक की ले ली, वो कितने प्रकार के, जैसे गंधीय सूचक हुआ, फिर उसके बाद अम्लीय प्राकृतिक सूचक हुआ, संश्लेषित सूचक हुआ। ये अपन ने प्रकार पढ़े सूचकों के, और फिर उनको बताया कि भैया क्या क्या कहलाते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने ये थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया है। अब अगले लेक्चर में अपन डिटेल से एनसीईआरटी बुक के सभी टॉपिकों को समझेंगे, और इसके क्वेश्चन आंसर भी आने वाले लेक्चरों में करेंगे। तो अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे आने वाले लेक्चरों को अपन देखेंगे और समझेंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।